Next question is, give a brief description of the principles of the following techniques, taking an example in each case. तो हमारे पास कुछ टेक्निक्स है. सबसे पहले क्रिस्टलाइजेशन. क्रिस्टलाइजेशन देखिए कैसी टेक्निक है. इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज टेक्निक्स होती है. होता क्या है इस केस में कि आप लोग क्या करते हो, क्रिस्टल्स बनाते हो. ठीक है, तो आपको कोई भी, अगर जैसे कोई भी आपको दिया होगा, यहाँ पर एग्जांपल दिया प्योर एस्प्रिन. ठीक है, तो उसकी क्रिस्टलाइजेशन आप लोग ने आपको एस्प्रिन निकालनी है. तो आप लोग जिसकी भी क्रिस्टलाइजेशन करते हो, द थिंग इज टू रिमूव द इम्प्योरिटीज. इसको क्या करते हो, टू रिमूव इम्प्योरिटीज. आप उसको सॉल्युबलाइज करते हो एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में. ठीक है, तो एक इट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द सॉल्युबिलिटीज ऑफ द कंपाउंड एंड इम्प्योरिटीज. आपने क्या करना है, बीकर लेना है और उसके अंदर आपने डिसॉल्व कर देना है. तो होता क्या है, आप जब उसको डिसॉल्व करेंगे इस सॉल्वेंट के अंदर, तो इम्प्योरिटीज जो होंगी वो सॉल्युबल नहीं होंगी. ठीक है, द इम्प्योर कंपाउंड गेट्स डिसॉल्व, या फिर इम्प्योरिटीज नहीं सॉल्वेंट होंगी, या आप कुछ ऐसा ले लो जिसके अंदर आपका कंपाउंड सॉल्युबल नहीं हो. ठीक है, अब क्या है, कोशिश ये करी जाती है कि जो इम्प्योर कंपाउंड है वो डिसॉल्व होता है इसके अंदर. ठीक है, लेकिन कंप्लीटली नहीं. तो इसको डिसॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हीट भी करते हैं. ठीक है, पहले आपने इसको कंपाउंड को इस सॉल्वेंट के अंदर, दिस इज सॉल्वेंट, इसके अंदर आपने इसको डिसॉल्व करवाना है और इसको हल्का सा हीट करना है कि वो कंप्लीटली सॉल्युबलाइज हो जाए. जब आप उसको ग्रेजुअली कूल करोगे, ये चीज याद रखनी है कि इट इज कूल्ड ग्रेजुअली. ठीक है, जब वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया, उसको कूल करेंगे, तो फिर क्या होगा, आपके जो क्रिस्टल्स होंगे वो किस चीज के बनेंगे, आपके प्योर कंपाउंड के. और जो इम्प्योरिटीज हैं वो इस सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व रह जाएंगी. ठीक है, और कभी कभी ये भी होता है कि जो इम्प्योरिटीज होती है वो कुछ ऐसी होती है जो डिसॉल्व नहीं करती है और कंपाउंड जो है वो डिसॉल्व कर जाता है. तो आप उसको फिल्टर करके इस तरीके से भी प्योर कर सकते हो. इसकी एग्जांपल दी हुई है, प्योर एस्प्रिन इज ऑब्टेन्ड बाय रिक्रिस्टलाइजिंग क्रूड एस्प्रिन, इट इज डिसॉल्व्ड इन इथाइल अल्कोहल. तो जो एस्प्रिन है उसको इथाइल अल्कोहल में डिसॉल्व करते हैं. ठीक है, तो कंप्लीटली उसको डिसॉल्व करते हैं. अगर नहीं होता तो उसको हीट करते हैं और फिर उसको ऐसे ही इट इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम. तो वो सेपरेट आउट हो जाता है. सेपरेट आउट जब हो जाएगा तो आप लोग देखोगे क्रिस्टल्स जो है वो बनने शुरू हो गए. कभी कभी अगर क्रिस्टल्स नहीं बनते ना, तो आप क्या करते हो, प्योर कंपाउंड एक धागा लेके यू जस्ट एड जस्ट अ सिंगल क्रिस्टल ऑफ द प्योर कंपाउंड. तो जो सोल्यूशन के अंदर सारे का सारा कंपाउंड होता है इसके पास आके चिपकना शुरू हो जाता है. एंड दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज सीडिंग. ठीक है, नेक्स्ट टेक्निक इज डिस्टिलेशन. अब डिस्टिलेशन इज अ वेरी कॉमन मेथड, हम लोगों ने 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं. तो इट इज यूज्ड टू सेपरेट वोलेटाइल लिक्विड्स फ्रॉम नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज. जो लिक्विड आपका वोलेटाइल है आप उसको कलेक्ट करते हो, नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज पीछे रह जाती हैं. होता क्या है, यहाँ पर हमारे पास एक आरबीएफ होता है, मतलब राउंड बॉटम फ्लास्क होता है. ठीक है, जहां पर हम क्या करते हैं, अपना जो इम्प्योर लिक्विड है वो डालते हैं. उसको यहाँ पर ऊपर कंडेंसर लगा होता है. ठीक है, कंडेंसर होता है, नीचे से आप उसको हीट करते हैं और कंडेंसर से जो आपका वोलेटाइल लिक्विड है, क्योंकि लिक्विड ही जो है वो वोलेटाइल है, तो वो उड़ जाएगा, उसके वेपर्स बनेंगे और यहाँ से कंडेंसर से आप लोग इसको यहाँ पे एक बीकर में कलेक्ट कर सकते हो. ठीक है, जो इम्प्योरिटी होगी या इम्प्योर जो लिक्विड होगा या इम्प्योरिटीज जो होंगी वो यहीं पर इस आरबीएफ में रह जाएंगी. लेकिन इसके अलावा इसको और कहाँ पे यूज करते हैं, टू सेपरेट अ मिक्सचर टू लिक्विड्स. ठीक है, अगर मेरे पास मिक्सचर है दो लिक्विड्स का, उसको भी. लेकिन नॉर्मल डिस्टिलेशन जो है वो टेम्परेचर अगर 25 केल्विन से ज्यादा डिफरेंस है उनके बॉइलिंग टेम्परेचर का तो कर सकते हैं. अदरवाइज हम क्या यूज करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. बट द टेक्निक इज कि हम उसी मिक्सचर को यूज कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं ऑफ दोज लिक्विड्स दैट हैव अ सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट. तो सफिशिएंट डिफरेंस कितना होना चाहिए जी, 25 केल्विन. इससे कम अगर होगा तो मुझे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करना पड़ेगा. एग्जाम्पल है इसकी क्लोरोफॉर्म एंड एनिलिन. क्लोरोफॉर्म एंड एनिलिन की देख लीजिए, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस दिया हुआ है. तो बॉइलिंग पॉइंट जिसका पहले है 334, तो ये पहले वेपोरेट करेगा. तो क्लोरोफॉर्म इज दैट इज इट इज मोर वोलेटाइल, वो पहले वेपराइज करेगी, पास करेगी कंडेंसर में और कलेक्ट हो जाएगी, और राउंड बॉटम फ्लास्क में क्या रह जाएगा आपका, एनिलिन. नेक्स्ट द थर्ड टेक्निक इज क्रोमेटोग्राफी. ये तो बहुत ज्यादा कॉमन मेथड हो चुका है आजकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड. इससे आप लोग सेपरेट भी कर सकते हो एज वेल एज प्योरीफाई भी कर सकते हो, और क्वालिटेटिव भी एनालिसिस तो करते ही करते क्वांटिटेटिव भी कर सकते हैं.
ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर थ्रू द स्टेशनरी फेज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मोबाइल फेज। बहुत छोटे क्लासेस में आप ब्लैक इंक की क्रोमेटोग्राफी देख चुके हो, दैट ब्लैक इंक इज मेड अप ऑफ 2 कलर्स। तो उसमें हम एक क्रोमेटोग्राम लेते हैं। क्रोमेटोग्राम आपका क्या होता है, मतलब एक बेसिकली फिल्टर पेपर है, जहां पर आपने उसको क्या करना है, आपके जो भी इम्प्योर कंपाउंड्स का सैंपल है उसका स्पॉट लगाना है, फिर उसको क्या करना है, एक सॉल्वेंट के अंदर डिप करेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, कैपिलरी एक्शन से वो सॉल्वेंट राइज करेगा और ये जो आपका कंपाउंड है इसके 2 या 3 स्पॉट्स आने शुरू हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा इसके अंदर कितने आपके इम्प्योरिटीज हैं, ये कितने इसके अंदर कंपोनेंट्स मिले हुए हैं। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड आजकल ड्रग एनालिसिस के लिए, ब्लड टेस्टिंग के लिए, या फिर पिगमेंट्स को सेपरेशन करने के लिए, कलर पिगमेंट्स को सेपरेशन करने के लिए ये जो टेक्निक है वो क्रोमेटोग्राफी ही यूज करते हैं।